हेलो बच्चों, क्या हाल चाल तुम सब के, कैसे हो तुम सब। वापस से स्वागत है भाई आपके अपने अमेजिंग वाले, जबरदस्त वाले और प्यारे वाले प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। हम कर रहे हैं ट्राइब्स, नोमैड्स और सेटल कम्युनिटीज के बारे में बातें। और आज हमारे इस पूरे बातों का यानी डिस्कशन का एपिसोड नंबर 2। तो जल्दी से बच्चा बाड़ी आ जाओ आपके अमेजिंग वाले कमेंट सेक्शन के अंदर, जहां पे मुलाकात होती है, आपसे बात होती है, कुछ जबरदस्त नजाकत भरी बातें होती है ना। तो चलिए जल्दी से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए, स्टार्ट करते हैं भाई हमारा आज का सेशन। एंड हियर वी गो। तो आज क्या बातें करेंगे, आज क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। अरे किधर गया भाई। हाँ, तो आज हम बात करेंगे भाई हमारे राजपूत कम्युनिटीज के बारे में, हम बात करेंगे अहोम्स के बारे में, हम बात करेंगे गोंड्स के बारे में, और हम बात करेंगे कुछ दुनिया में और क्या चल रहा है उसके बारे में। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कमाल सवाल धमाल, और उसका आप देंगे जवाब आपके अमेजिंग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए। तो बच्चा अगर हम बात करें कि जब सोसाइटीज बदलती हैं, जब समाज बदलते हैं, समाज में चेंजेस होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। जैसे अगर आप देखिए कि जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ता गया, जो नए स्किल्स के लोग थे ना, उनकी जरूरत भी बढ़ती गई, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग काम हो रहे हैं, बहुत सारी अलग डिमांड्स आ रही हैं। तो डिमांड्स को पूरा करने के लिए लोगों के पास नई स्किल्स भी होना जरूरी है। तो अब ये देखेंगे जो हमारी स्मॉलर कास्ट थी या जातिज थी, तो उनके अंदर भी बच्चों कई सारे स्ट्रक्चर्स बनने लगे, कई सारे वर्ण बनने लगे, राइट। फिर अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल कुछ नए कास्ट आ गए, जैसे ब्राह्मणों के अंदर भी आपने देखा होगा, पहले ब्राह्मण्स एक सिंगल यूनिफाइड कास्ट थे, बट ये ब्राह्मण्स के अंदर भी बहुत सारे नए कास्ट, नए डिविजन्स आना स्टार्ट हो गए, राइट। फिर अगर हम बात करें दूसरे हाथ पे, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल या सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने अलग अलग कास्ट बेस्ड सोसाइटीज को यहाँ पे ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उनको किस चीज का स्टेटस दिया गया बच्चे, उनको स्टेटस दिया गया जातियों का, राइट। अब कुछ स्पेशल आर्टिस्ट थे, जैसे स्मिथ्स हो गए, जैसे कारपेंटर हो गए, लकड़हारे जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मेसन्स हो गए, जो मजदूर होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह में काम करते हैं। तो बच्चे ये जितने भी लोग थे, इनको अलग अलग जातियों से जो है रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, राइट। सो दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज बाय द ब्राह्मण्स। तो यानी यहाँ पे इनके अलग अलग काम के हिसाब से इनको अलग अलग सब डिविजन, सब कास्ट में डिवाइड किया जा रहा था, जिसको आप क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। ठीक है, तो अभी जाति वर्ण के जगह पे जो था बेसिस हो गई आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। तो पहले आपके वर्ण इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अभी वर्ण ब्रेक डाउन होकर के और स्मॉलर सब डिविजन्स में काउंट होने लगे, और स्मॉलर सब कास्ट में डिवाइड हो गए। और ये जो आपकी सब कास्ट थी क्या कहलाती थी बेटा, जाति कहलाती। तो अभी वर्ण सिस्टम की जगह जो जाति सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं समाज में ज्यादा जो था बच्चे रूट होना स्टार्ट हुआ। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राजपूतों की, तो राजपूत एक ऐसा क्लैन है बच्चे, राजपूत एक ऐसा सोसाइटी का हिस्सा थे जो अब जाने जाते हैं अपनी बहादुरी के लिए, अपनी ब्रेवरी के लिए, और साथ ही साथ अपने वैलर के लिए, है ना, अपने विजडम के लिए भी साथ ही साथ जाने जाते हैं बच्चे अपने एकदम सॉलिड पर्सनालिटी के लिए। तो अगर हम देखेंगे बच्चे जो राजपूत क्लैंस थे हमारे, राइट, सो द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस की बात करें, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया ट्राइबल लोगों के लिए, ट्राइबल पीपल्स के लिए, कि किस तरीके से आप भी राजा बन सकते हैं, आप रूलर बन सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे ब्राह्मणों के सपोर्ट से बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो कास्ट सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थे, वो ही ऐसे थे जो बच्चे रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकते थे, या फिर राजा बन सकते थे, या फिर रूलर्स बन सकते थे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा मेजॉरिटी था जिन्होंने क्या किया बच्चों, जो लोअर जाति थी हमारे इस कास्टिसिज्म की, इस कास्ट सोसाइटी की, उनको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि कुछ अगर हम और भी ऐसे जातियों की बात करें जो कंपैरेटिवली डोमिनेंट थे, ठीक है, कुछ ऐसे ट्राइब्स थे, कुछ ऐसे लाइक आप कह सकते हैं कबीले थे हमारे पंजाब रीजन के, सिंध रीजन के, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज के, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। और ये वो लोग थे जो कंटिन्यूअसली कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे थे। तो अभी इस टाइम पे इस्लाम और बाकी धर्म भी जो है बच्चे धीरे धीरे फ्लरिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये जो धर्म थे ये जाति सिस्टम को, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे बच्चे हमारे पंजाब एरियाज में, सिंध एरियाज में, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सों में, ठीक है, जिन्होंने अभी इस्लाम धर्म को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। और ये लोग क्या कर रहे थे भाई, जाति इसका या कास्ट का क्या कर रहे थे बच्चे, क्लियर कट पे रिजेक्शन कर रहे थे, राइट। अब कुछ बच्चे स्पेशल जातियों को हम थोड़ा सा नजदीकियों से देखेंगे, थोड़ा एकदम ध्यान से समझेंगे।
ठीक है, जैसे हमारी गोंड जाति हुई, राइट। तो गोंड जाति पे एक प्यारी सी नजर मानते हैं। तो अगर हम गोंड जाति की बात करें तो गोंड जो थे आपके गोंडवाना का जो क्षेत्र है, ठीक है, गोंडवाना यानी एक ऐसा एरिया जहां पे गोंड्स रहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इस पूरे एरिया में ये लोग सेंट्रल एरिया, खासकर अगर हम बात करें भारत का जो डेक्कन प्लाट्यू वाला रीजन है, ठीक है, वहां पे आपको ज्यादातर ये गोंड जाति देखने को मिलती है। तो ये लोग क्या प्रैक्टिस करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है बच्चे? एक ऐसा खेतीबाड़ी, एक ऐसा एग्रीकल्चर का तरीका जहां पे किसान एक पर्टिकुलर जमीन पे क्या करता है? खेतीबाड़ी करता है कुछ समय के लिए और उसके बाद फिर किसी और जमीन पे मूव ऑन कर जाता है, राइट। अब ये मूव ऑन इसलिए करता है क्योंकि पहले जिस जमीन पे ये खेतीबाड़ी कर रहा था उसका फर्टिलिटी, उसका क्वालिटी अभी डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा? किसी और जमीन पे मूव ऑन कर जाएगा, राइट। फिर अगर हम देखेंगे जो बड़ी सी गोंड जाति थी, गोंड ट्राइब था, ये फर्दर छोटे छोटे सब डिविजन्स में डिवाइडेड था, जिसको आप क्या कहते हैं? क्लैंस कहते हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि कभी कभी क्या होता था कि एक बड़ी जाति, एक बड़ा ट्राइब जो था, बच्चे छोटे छोटे सब डिविजन्स में डिवाइड हो जाता था, और छोटे सब डिविजन्स को हम क्या कहते थे? क्लैंस कहते थे, ठीक है। और हर क्लैन का अपना एक राजा था या फिर अपना एक राय था। अगर हम बात करें बच्चे उस टाइम पे जो पावर थी वो दिल्ली सुल्तान्स की धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी, ठीक है, धीरे धीरे कम होती जा रही थी, और कुछ लार्ज गोंड किंगडम्स जो थे बच्चे छोटे गोंड चीफ्स के ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर रहे थे, राइट। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें यानी समवॉट अबाउट 14-15 सेंचुरी की, तो दिल्ली सल्तनत की जो पावर है वो डिक्लाइन हो रही है, और कुछ जो बड़े गोंड किंगडम्स है वो छोटे गोंड चीफ्स पे, छोटे गोंड राजाओं पे अभी अपना अधिकार जो है एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर हम अकबरनामा की बात करें जो अकबर की हिस्ट्री को बताता है, तो बच्चे उन्होंने गढ़कटंग के एक बड़े फेमस गोंड किंगडम का जिक्र किया है जिसमें करीब 70,000 गांव आते। तो 70,000 गांव अपने आप में एक ह्यूज नंबर है, ठीक है। तो उन्होंने गढ़कटंग करके, अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो एक बड़ा फेमस गोंड किंगडम था, उसका जिक्र किया है, जहां पे करीब 70,000 गांव जो थे यहाँ पे आते थे। फिर अगर हम बात करें बच्चों, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इन किंगडम्स का, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सेंट्रलाइज होता जा रहा था, यानी सेंट्रल पावर होगी वो पूरे एरियाज को कंट्रोल करेगी, राइट। अब ये जो किंगडम था इनका, जो इनका राज्य था, इसको किस में डिवाइड किया गया था? गढ़ों में, ठीक है। गढ़ क्या हो गए? मान लीजिए जैसे आपके एक बड़े शहर के डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो वैसे ही बच्चे इस किंगडम के क्या थे? गढ़ थे, ठीक है। अब हर गढ़ को हम यहाँ डिवाइड कर रहे थे एक पर्टिकुलर क्लैन के अंदर, यानी हर एक गढ़ को एक पर्टिकुलर क्लैन, एक पर्टिकुलर छोटा सब डिवीजन जो था वो कंट्रोल करता था, ठीक है। फिर इसको फर्दर डिवाइड किया जाता था इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस, जिसको आप कहते हैं 84। यानी हमने यहाँ पे क्या किया है? बहुत सिंपल सी बात है, किंगडम को एक गढ़ में डिवाइड कर दिया। किंगडम को किस में डिवाइड किया बच्चों? गढ़ में डिवाइड कर दिया, और फिर इन गढ़ को किस में डिवाइड कर दिया? ग्रुप ऑफ 84 विलेजेस में, ग्रुप ऑफ 84 विलेजेस के अंदर, ठीक है। तो 84 विलेजेस, जो 84 विलेजेस का जो ग्रुप था उसको हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे 84। और 84 को फर्दर डिवाइड किया जाता था बरोट में, ठीक है, जिसमें क्या होते थे? 12 गांव होते थे, ठीक। तो ये जो 84 है, 84 को फर्दर डिवाइड किया जाता था किसमें बच्चों? बारोत्स में, ठीक है, फर्दर डिवाइड किया जाता था बारोत्स में। और जो आपके बारोत्स हैं इसमें कितने गांव आते थे? इसमें आपके आते थे 12 विलेजेस, यानी कि 12 गांव, ठीक है। बहुत ही सिंपल है बच्चा। नाउ क्या सीखा हमने कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है इनका? बहुत सिंपल सी बात है, किंगडम को डिवाइड किया गया गढ़ में, गढ़ जो है क्या फर्दर डिवाइड किया गया आपके 84 विलेजेस के ग्रुप में। तो इस विलेज को ग्रुप को हम कहते हैं 84। 84 को फर्दर डिवाइड किया बारोत में, तो बारोत में कितने गांव आते थे बेटा? 12 गांव आते थे, ठीक है। फिर अगर हम यहां पे बात करें तो कुछ बड़े राज्य जो है कहीं ना कहीं आना स्टार्ट हो गए, इमर्ज होना स्टार्ट हो गए, जिसने गोंड समाज की जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया, राइट। तो अगर हम देखेंगे बच्चों तो बेसिकली जो इक्वल सोसाइटी थी वो धीरे धीरे अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो गई। अब ब्राह्मणों को बहुत बड़ी बड़ी जो है लैंड ग्रांट्स मिलने लगी, ठीक है, फ्रॉम द गोंड राजास। लैंड ग्रांट्स क्या होती हैं बच्चे? जमीनें, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे गोंड राजा थे जो ब्राह्मणों को बहुत सारी जमीनें देने लगे, राइट। एंड ब्राह्मण जो थे बच्चे कंपैरेटिवली ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए, ठीक। अभी गोंड चीफ जो थे बच्चे ये चाहते थे कि इनको एज राजपूत रिकॉग्नाइज किया जाए। तो पहली बात तो ब्राह्मण्स का इनको सपोर्ट मिल रहा है, ब्राह्मण्स को ये बहुत सारा दान पुण्य कर रहे हैं, बहुत सारी जमीनें दान में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे इनका इन्फ्लुएंस, इनका पावर भी बढ़ रहा है। अब बहुत सारे ऐसे गोंड चीफ्स थे जो ये चाहते थे कि इनको भी एज राजपूत डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। तो जो अमन दास थे आपके, जो गोंड राजा थे गढ़कटंग के, इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया, वो टाइटल था किसका? संग्राम शाह का, ठीक है। तो इनके जो बेटे हैं दलपत, दलपत ने जो राजकुमारी दुर्गावती हैं उनसे शादी की, यानी उनसे मैरिज की, और इनकी जो बेटी थी सालबहान,
ठीक है, जो कि चंदेल राजपूत राजा थे महोबा के, राइट। सो ये कौन थी भाई, दुर्गावती कौन थी बच्चे, ये डॉटर थी आपकी सालबहान की, और सालबहान कौन थे, चंदेल राजपूत राजा थे आपके महोबा जिले के, महोबा एरिया के, ठीक है। इस बार इस लीनियज को दोबारा समझते हैं, ठीक है। अमनदास कौन है, गढ़कटंग के गोंड राजा हैं। इन्होंने कौन सा टाइटल एज्यूम किया, इन्होंने टाइटल एज्यूम किया संग्राम शाह का, ठीक है। फिर इनके जो बेटे हैं दलपत, इन्होंने किससे शादी की, रानी दुर्गावती से। रानी दुर्गावती कौन थी, जो हमारे सालबहान है, सालबहान कौन है, चंदेल राजपूत राजा है महोबा के, उनकी बेटी थी, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखेंगे बच्चों, हालांकि जो दलपत है उनकी डेथ जो थी काफी जल्दी हो गई, तो रानी दुर्गावती जो थी अपने आप में बहुत ही केपेबल रानी थी, बहुत ही केपेबल रूलर थी, तो उन्होंने अपने 5 साल के बच्चे जिसका नाम था वीर नारायण, उसके बिहाफ पे किंगडम को रूल करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए पहले का जमाने में क्या होता था कि राजा के मरने के बाद उसका जो बेटा है वो अगला राजा बनता था, लेकिन अभी बेटा काफी छोटा है, बेटा सिर्फ 5 साल का है, तो बेटे के बिहाफ पे रूल कौन कर रहा है, यहाँ पे बेटे के बिहाफ पे रूल कर रही है हमारी रानी दुर्गावती, ठीक है। तो बेटे के बिहाफ पे रूल कर रही है हमारी रानी दुर्गावती। अब इनके अंडर में जो किंगडम था, ठीक है, इनके अंडर में जो किंगडम था वो बच्चे काफी ज्यादा बड़ा फैल गया, ठीक है, काफी लार्ज एरिया में इनके अंडर में किंगडम फैलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर आप 1565 की बात करते हैं तो जो मुगल फोर्सेस थे आसफ खान के अंडर, उन्होंने गढ़कटंग के इस राज्य को अटैक किया, ठीक है। अब अगर हम बात करें रानी दुर्गावती की, तो उन्होंने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस शो किया, हालांकि बच्चे डिफीट हो गई, ठीक है, और इन्होंने मरना पसंद किया सरेंडर करने से बेहतर। तो इन्होंने कहा कि भैया मुगलों के आगे मैं सर नहीं झुकाऊंगी, मैं सर कटा सकती हूं, मैं मर सकती हूं, लेकिन सर झुकाऊंगी नहीं। इनफैक्ट इनका जो बेटा था बच्चे, वो भी कहीं ना कहीं मर गया आफ्टर द फाइटिंग ऑफ द वॉर, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गढ़कटंग का एक बड़ा सा साम्राज्य जो है, वो बड़ा सा रिच स्टेट जो है बच्चे, कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो गढ़कटंग की अगर हम बात करते हैं, एक बड़ा ही रिच स्टेट था, तो इसने बहुत सारी वेल्थ जो थी वो अपने वाइल्ड एलिफेंट्स को दूसरे किंगडम्स को बेच करके कमाई थी। फिर अगर हम बात करें, जब मुगल्स ने गोंड्स को डिफीट किया, ठीक है, तो उन्होंने यहां से बहुत सारा जो प्रेशियस कॉइन्स हैं, हीरे जवाहरात हैं, उनको यहां से लूट लिया, और साथ ही साथ जो हाथी हैं, इनफैक्ट ये जो पार्ट था गढ़कटंग का, इसको अपने राज्य में मिला लिया, और बाकी जो हिस्सा बचा था उसको चंद्रशाह को दे दिया। चंद्रशाह कौन थे, वीर नारायण के एक अंकल थे, ठीक है। हालांकि जो गढ़कटंग का आपका जो किंगडम है बच्चे, वो कहीं ना कहीं सरवाइव तो नहीं किया, गढ़कटंग का जो किंगडम है बच्चे कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया, लेकिन जो गोंड किंगडम्स थे, बाकी गोंड किंगडम्स जैसे वो कुछ टाइम तक सरवाइव करते रहे, ठीक है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बच्चे काफी वीक होते गए, एंड लेटर जो है अगर आप कह सकते हैं तो बड़े ही अनसक्सेसफुल थे अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर किंगडम के फॉर्म में फॉर्म करने के लिए, राइट। तो वेरी वेरी सिंपल, और खासकर जब इनके युद्ध हुआ बुंदेला से या मराठाओं से, तो ये अपने आप में इतने वीक किंगडम हो चुके थे कि अभी इनके सामने सस्टेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो गढ़कटंग का जो किंगडम था, पहली बात तो काफी रिच था, काफी पावरफुल था, लेकिन गढ़कटंग की कोलैप्स होने के बाद जो बाकी गोंड किंगडम्स थे, वो बच्चे अपने आगे आने वाले जो पावरफुल एनिमीज थे उनके आगे बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाए। खासकर बुंदेल राजपूत के आगे बात करें या मराठाओं की बात करें, तो इनके आगे बच्चे ये लोग सस्टेन बिल्कुल भी नहीं कर पाए, राइट। तो ये थी कहानी हमारे गोंड्स की। तो कैसा लगा आपको, जरूर बताइएगा हमारे गोंड्स की कहानी के बारे में, ठीक है। चलिए आपसे एक सवाल पूछा जाए, आपसे एक बेसिक सवाल पूछा जाए कि रानी दुर्गावती के बेटे का नाम क्या था। तो बस आपको यही सवाल बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और आपके पास बहुत सारा समय है, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं कि रानी दुर्गावती का जो बच्चा था, जो बेटा था, उसका नाम क्या था, ठीक है। चलिए अब यहां बात की जाए यहाँ पे अहोम समाज की। अहोम्स अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। तो अगर आप अहोम्स की बात करेंगे तो इन्होंने ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास माइग्रेट किया था, जो कि आज के टाइम में म्यांमार वाला रीजन पड़ता है, ठीक है। करीब कब, 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी में इन्होंने ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास माइग्रेट किया था, यानी आज के टाइम पे अगर बात करें तो म्यांमार वाले रीजन में इन्होंने एक नया स्टेट बनाया बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुयान। भुयान कौन है, लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार, यानी जमीन के मालिक। तो उनका एक जबरदस्त सिस्टम चलता था, उस सिस्टम को हटा करके एक नए सिस्टम की शुरुआत की थी हमारे अहोम ट्राइब ने। अब 16वीं शताब्दी के दौरान अगर आप देखेंगे, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, इन्होंने क्या किया, जो छुटियास का जो किंगडम था, ठीक है, छुटियास पढ़ लेते हैं इसको, तो जो छुटियास का किंगडम था उसको अपने राज्य में आकर के मिला लिया, ठीक है, बैक इन 1523, एंड
कोच हाजो का जो किंगडम था 1581 में, उसको भी बच्चे कहीं ना कहीं अपने साथ मिला लिया। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जिनको इन्होंने डिफीट करके अपने साथ कंबाइन कर लिया। अब अहोम्स की बात करें तो अहोम्स ने एक बड़ा स्टेट फॉर्म किया, एक बड़ा राज्य बनाया, और यहां पे कहीं ना कहीं बच्चे इन्होंने फायर आर्म्स का यूज किया था 1530s में, यानी कि आर्टिलरी का यूज किया था, आग वाले जो हथियार होते हैं बच्चे उनका यूटिलाइजेशन किया था। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि वॉरफेयर के अंदर जो हमारे अहोम्स थे वो काफी ज्यादा बेटा एडवांस थे। ठीक है, तो 1660 की अगर हम बात करें, दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन। कैनन क्या होती है? आपकी तोप होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि बच्चे ये आर्टिलरी के अंदर या फिर फायर पावर का यूज करके वॉर करने में काफी निपुण थे, काफी एक्सपर्ट थे, और इसी के चलते इनको बहुत सारे ट्राइब्स के ऊपर बच्चों एडवांटेज भी मिला। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, जो अहोम का राज्य था ये डिपेंड करता था फोर्स लेबर पे। ठीक है, तो दोज फोर्स टू वर्क फॉर स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। तो जिन लोगों को फोर्स किया जाता था सरकार के लिए काम करने के लिए, अहोम राज्य के लिए काम करने के लिए, उनको क्या कहते थे हम? पाइक कहते थे। ठीक है, तो एक प्रॉपर सेंसस लिया जाता था, पॉपुलेशन की जनगणना होती थी, उसके बाद हर विलेज को, हर गांव को कुछ फोर्स लेबर को भेजना पड़ता था बाय रोटेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, हर गांव को डिसाइड किया जाता था, हर गांव को टारगेट दिया जाता था कि भैया ये आपका टारगेट है, और आप पार्ट बाय पार्ट जो है अपने एरिया से लोगों को भेजेंगे यहाँ पे लेबर परफॉर्म करने के लिए, यानी काम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे लेबर को हम क्या कहते हैं? पाइक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पाइक्स। तो लोग ऐसे एरिया से आते थे जो कि बहुत ही हेवली पॉपुलेटेड थे। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जो हेवली पॉपुलेटेड एरियाज से लोग थे उनको लेस पॉपुलेटेड एरियाज में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, जहां पे जनसंख्या ज्यादा थी वहां से कुछ लोगों को लेकर के शिफ्ट कर दिया गया लेस पॉपुलेटेड एरियाज में। जो अहोम क्लैंस थे बच्चे, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि पहले क्या था कि अहोम ट्राइब्स एक साथ एकजुट तरीके से रह रहे थे, लेकिन जब जो लेस पॉपुलेटेड एरियाज में जब ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया से लोगों को लाके बसाया गया, तो कहीं ना कहीं वो जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में उनकी यूनिटी बनी थी बच्चे, वो टूटना शुरू हुई। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्लान्स थे अहोम ट्राइब के जो कि टूटना स्टार्ट हो गए। राइट, तो फर्स्ट हाफ जो था हमारे 17th सेंचुरी का, जो एडमिनिस्ट्रेशन था बच्चे काफी सेंट्रलाइज हो गया। सेंट्रलाइज का मतलब कि सेंट्रल पावर है और वो सब जगह बच्चे चीजों को टेक केयर करेगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो जितने भी अडल्ट मेल्स थे, यानी बड़े मेल्स थे, वो सारे के सारे आर्मी में सर्व करते थे वॉर के टाइम में। बाकी टाइम में बच्चे ये लोग क्या थे? डैम्स बिल्ड करना, इरिगेशन सिस्टम्स को बनाना, इस तरीके की जितनी भी पब्लिक एक्टिविटीज होती थी इसमें ये लोग बच्चे अपना कंट्रीब्यूशन देते थे। फिर अगर हम बात करें, अहोम्स ने चावल की खेती के जो नए तौर तरीके हैं उनको भी कहीं ना कहीं बेटा इंट्रोड्यूस किया था। तो अहोम्स का जो कंट्रीब्यूशन है बच्चे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा कमेंडेबल है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो अहोम की जो सोसाइटी था, अहोम समाज जो था, वो भी क्लैंस में डिवाइडेड था। इसको आप खेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आप खेल कहते हैं। राइट, सो ये भी आपका क्लैंस में डिवाइडेड था, तो इनकी भाषा में इसको हम खेल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही फ्यू कास्ट थे यहाँ पे आर्टिसंस के जो सामान बनाते हैं। तो आर्टिसंस अहोम एरिया के अंदर जो थे बच्चों, आसपास के किंगडम से आते थे। आर्टिसंस कौन होते हैं? जो आपके लकड़ी का सामान बनाते हैं, लोहे का सामान बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं आपके आर्टिसंस। तो यहाँ पे काम करने के लिए जो आर्टिसंस थे वो नियर बाई एरिया से आया करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक खेल के अंदर काफी सारे गांव थे। एक खेल के अंदर बच्चों काफी सारे गांव थे। इनफैक्ट अगर हम बात करें, जो किसान था उसको जो जमीन थी वो कौन देता था? उसके विलेज कम्युनिटी देती थी। ठीक है, इनफैक्ट अगर विलेज कम्युनिटी ने उसको जमीन दी है तो राजा भी विलेज कम्युनिटी के परमिशन के विदाउट उससे जमीन को छीन नहीं सकता था। ठीक है, तो एक खेल में बहुत सारे गांव आते थे, और इन गांव के अंदर जो किसान थे बच्चों, उनको जमीनें कौन देता था? उनके विलेज की कम्युनिटी देती थी। तो अगर उनको विलेज की जमीन दे दी गई है तो भाई राजा भी बिना विलेज कम्युनिटी के परमिशन के वो जमीन को वापस अपने पास नहीं ले सकता। राइट, चलिए, ओरिजिनली अगर हम रिलीजियस बिलीव्स की बात करते हैं तो जो आपके अहोम्स थे वो अपने खुद के जो ट्राइबल गॉड्स हैं ना बच्चों, उनको पूजा करते थे। ठीक है, उनके अपने भगवान थे, उनकी पूजा करते थे। राइट, हाउएवर अगर हम बात करें 17th सेंचुरी का जो पहला हाफ था, वहां पे धीरे धीरे ब्राह्मणों का जो इन्फ्लुएंस था वो थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जो मंदिर थे या ब्राह्मण्स थे, ठीक है, उनको जमीन कौन देता था? उनको जमीन देता था राजा। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम बात करें राजा सीप सिंह के टाइम के बारे में, तो हिंदुइज्म जो था एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया था इस अहोम राज्य में भी। ठीक है, तो पहले अहोम्स जो थे वो अपने ट्राइबल गॉड्स को वर्शिप करते थे, लेकिन अगर हम बात करें एक स्पेशल राजा शिव सिंह के बीच में, तो शिव सिंह के टाइम पे जो हिंदुइज्म था यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रिलीजन बन गया।
लेकिन अगर हम बात करें अहोम राजाओं ने पर्टिकुलरली बच्चे अपने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को गिव अप तो नहीं किया आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। तो हालांकि उन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अपने पुराने तौर तरीकों को, अपने पुराने बिलीफ्स को फिर भी जिंदा रखा। राइट, तो ये इनके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें बच्चे, अहोम की सोसाइटी जो थी बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। पोइट्स एंड स्कॉलर्स को लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, यानी जमीनें दी जाती थी गिफ्ट के फॉर्म में। इसके अलावा अगर हम बात करें, थिएटर को एनकरेज किया जाता था, ये लोग प्लेस वगैरह करते थे, थिएटर्स करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हो गए संस्कृत के, उनको ट्रांसलेट किया गया था लोकल लैंग्वेज में। हिस्टोरिकल वर्क्स जैसे फॉर एग्जांपल जिनको बुरंजीज कहा जाता था, उनको लिखा गया पहले अहोम लैंग्वेज के अंदर, फिर उसके बाद आसामीज लैंग्वेज के अंदर। तो आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स थे अहोम्स के, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है बुरंजीज। ठीक है, तो बुरंजीज लिखे जाते थे आपके अहोम भाषा में प्लस आपके आसामीज भाषा में। चलिए, तो इसी के साथ बात करते हैं बच्चे। तो फिलहाल ये थी आपके गोंड्स और अहोम्स की कहानी। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि भैया चंगेज खान की सेना जो है यहाँ पे तीर बरसा रही है। राइट, तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चे ये ऐसा टाइम था जहां पे बहुत सारे आपके इन्वेडर्स जो थे वो भारतीय सीमाओं में घुसना स्टार्ट कर गए थे, हिंदुस्तान के अंदर घुसना स्टार्ट कर चुके थे। फिर अगर हम बात करें, जो बेस्ट नोन पेस्टोरल और हंटर गैदर ट्राइब था हिस्ट्री के अंदर, वो आपके मंगोल्स हैं। ये जाने जाते हैं अपने खूंखार वॉरफेयर टैक्टिक्स के लिए, अपनी स्विफ्ट स्पीड्स के लिए। राइट, तो ये कहाँ रहा करते थे बच्चे? जो आपका स्टेपीज ग्रासलैंड है ना सेंट्रल एशिया का, ये लोग बच्चे वहां पे रहा करते थे। ठीक है, और खासकर वहां के जो दक्षिण उत्तरी इलाके हैं, जो नॉर्दर्न इलाके हैं, वहां के आसपास बच्चे इनका पूरा ट्राइब कंसंट्रेटेड था। अब 1206 की अगर हम बात करते हैं, 1206 एडी की, तो जो चंगेज खान था उसने मंगोल्स को और टर्किश ट्राइब्स को यूनाइट करके एक पावरफुल मिलिट्री बनाई। ठीक है, तो जब उसकी डेथ हुई 1227 में, ही वॉज द रूलर ऑफ ग्रेट टेरिटरीज। ठीक है, तो अगर आप कहें कि चंगेज खान के जो आपके आने वाली पीढ़ियां थी वो भी काफी बड़े बड़े रूलर हुए। ठीक है, तो चंगेज खान ने क्या किया था? चंगेज खान बोलते हैं इसको कई बार हम। तो चंगेज खान ने क्या किया था? जो टर्किश ट्राइब्स थे और जो मंगोलियन ट्राइब थे, उनको मिला करके एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था। और इसके बड़े से एम्पायर में बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी। हालांकि चंगेज खान के जो डिसेंडेंट्स हुए, जो आने वाले जो आने वाले लोग हुए, जनरेशन हुई है, उन्होंने भी बच्चे कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर बहुत अपना बड़ा सा परचम लहराया है, या फिर आप कह सकते हैं बच्चों कि काफी हद तक एरियाज को कैप्चर किया है। फिर अगर हम बात करें बच्चों समय के अलग अलग हिस्सों में या डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, इट इंक्लूडेड, जो इनका राज्य था मंगोलियंस का, वो कहां से इंक्लूड करता था? रशिया हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया, चाइना हो गया, और बहुत सारा वेस्ट एशिया हो गया। मंगोल्स की एक वेल डेवलप्ड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थी। ठीक है, तो दे हैड वेल डेवलप्ड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट अगर बच्चे, अगर हम बात करें इनके मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कहीं ना कहीं ये इस बात पर निर्भर करती थी कि इनको सपोर्ट मिलता था अलग अलग एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स का। तो ये सबसे बड़ा सक्सेस का रीजन था भैया हमारे मंगोलियंस के पीछे। और मंगोलियंस के जो लीडर थे, यानी उनकी लीडरशिप चंगेज खान की, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बड़ा बच्चे फैक्टर था बिहाइंड द सक्सेस ऑफ योर मंगोलियन ट्राइब्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? एक पावरफुल आर्मी क्रिएट की थी, किसको कंबाइन करके? मंगोल्स और टर्किश ट्राइब्स को कंबाइन करके। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपके पास आते हुए के जबरदस्त वाले सवाल। इन सवालों का उत्तर आप दे सकते हो कहां पे? इन सवालों का उत्तर आप दे सकते हो बच्चे, सिंपल सी बात है, अपने प्यारे प्यारे जबरदस्त वाले सुपर वाले कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, तो इंतजार रहेगा आपका। फिलहाल आपके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। नंबर 1, डिस्कस डिस्कस द किंगडम ऑफ गढ़कटंग, who are our homes, discuss the important features
ऑफ अहोम ट्राइब। ठीक है, चलिए। तो बेटा ये दो क्वेश्चंस हैं जो आप चाहें तो अपने कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। वैसे मुझे इंतजार रहता है तुम्हारे आंसर्स का, जो कि अमेजिंग होते हैं, सुपर होते हैं, धमाकेदार होते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के जबरदस्त वाले टॉपिक और इस चैप्टर को करते हैं समाप्त, यानी कि दी एंड। आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुपर रहिए, अमेजिंग रहिए और जुड़े रहिए आपके प्यारे प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू के साथ। बाय बच्चा पार्टी, टेक केयर, हैव एन अमेजिंग लर्निंग आवर्स अहेड। मिलता हूं आपसे इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद पीडब्ल्यू, बाय।